हेलो दोस्तों, वेलकम टू ए सेट क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग 24 फरवरी से लेकर 2 मार्च तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह ये वीडियो भी जो है एमसीक्यू के फॉर्म में रहेगी, जिसमें हम लोग इस हफ्ते की सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को एमसीक्यू के माध्यम से समझेंगे। पुरानी जितनी भी वीडियोस है ना, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। जिसने नहीं देखा जाके आप लोग देख सकते हैं। इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जाके ज्वाइन कर लो चैनल को, जिससे आपको जितनी भी आगे जो अपडेट्स होंगी या इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो बिना किसी तरीके के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट यानी कि वेव जो है 2025 किस मंत्रालय की पहल है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने जो है इस तरीके की पहल को शुरू किया है। समझते हैं इस वेव्स पहल के बारे में कि ये वेव्स पहल है क्या। बेसिकली वेव्स एक ऐसा मंच है ना, जहाँ पे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग जो है मिलकर एक नई तकनीक, ठीक है, रचनात्मकता पे और जो कंटेंट क्रिएशन पे जो है चर्चा करते हैं। इसका जो उद्देश्य है ना, वो इस क्षेत्र में भारत को जो है वैश्विक ताकत बनाने का एक उद्देश्य रखा गया है। इसमें जो है नई टेक्नोलॉजी पे, कंटेंट इनोवेशन पे, मनोरंजन उद्योग के विकास पर जो है जोर दिया जाता है। ये जो पहल है ना, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम लोग इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भारत में जो फिल्म और जो ओटीटी जो उद्योग है, वो काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। यानी कि जो डिजिटल मीडिया है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। उसी से जुड़ा हुआ जो वेव जो तो है 25 जो पहल है वो लाई गई है। बेसिकली इसमें ना जो मीडिया से जुड़े प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है? और जो नई-नई टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको ना एक साथ एक मंच पे लाने की बात चल रही है। जिससे कि जो भविष्य की जो रणनीतियाँ होती हैं, नई संभावनाएँ हो सकती हैं, जिस पे हम लोग नए-नए जो फ़ील्ड्स हो सकती है, उस पे जो है हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि इन सब चीज़ों पे डिस्कस करने से जो है भारत को एक नया पास मिलेगा, जिससे वो एक ग्लोबल प्रेज़ेंस जो है अपनी दिखा सकता है भारत, ठीक है? तो बेस पहल का मतलब बेसिकली ये था, और ये इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने यहाँ पे डिस्कस करे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांत पांडे जी जो है उनको अभी सेबी का नया अध्यक्ष चुना गया है। समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो बेसिकली भारत सरकार ने जो है तुहिन कांत पांडे को सेबी का अध्यक्ष चुना, और ये जो है 11वें अध्यक्ष हैं सेबी के, ठीक है। ये जो फैसला लिया गया वो लिया गया 27 फरवरी 2025 को जो है सरकार ने इस तरीके की घोषणा की है। इनका जो टेन्योर होगा वो होगा 3 साल तक का, यानी कि ये 3 साल तक इस पद पे रहने वाले हैं। इससे पहले यानी कि जिनको ये रिप्लेस करने वाले हैं उनका नाम था माधवीपुरी बुच, जो कि सेबी की जो है पहली महिला अध्यक्ष थीं, उनको ये रिप्लेस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना कि जो माधवीपुरी बुच है वो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थीं, जिनको तुहिन कांत पांडे ने अभी रिप्लेस किया है। अब यहाँ पे बात चल रही है कि सेबी क्या है। बेसिकली थोड़ा-सा सेबी के बारे में डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं कि सेबी का क्या फंक्शन होता है। तो सेबी बेसिकली इसका अगर हम नाम समझे तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में अगर मैं बताऊँ तो भारतीय प्रौद्योगिकी और विनिमय बोर्ड जो है इसको बोला जाता है, ठीक? ये संस्था बेसिकली शेयर बाज़ार, जो शेयर मार्केट होता है जिसमें आप लोग शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, उसको जो है कंट्रोल करती है ये संस्था। इसकी जो स्थापना की बात करते हैं तो वो स्थापना की गई है 1988 में। बट इसको स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि वैधानिक संस्था के रूप में इसको जो मान्यता मिलती है वो मिलती है 1992 में, ठीक है। अब सेबी बेसिकली कुछ जो काम है उस पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेबी के काम क्या होते हैं। तो बेसिकली जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, उनकी सुरक्षा पे जो है ये काम करता है। इसका मतलब ये हुआ जो जो शेयर बाज़ार में जो हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, उस पे किसी तरीके की धोखाधड़ी ना हो जाए हमारे साथ, तो उसकी सुरक्षा की यहाँ पे बात चल रही है। फिर उसके बाद जो है ये शेयर बाज़ार को जो है बढ़ावा देने का काम करता है, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इन्वेस्टमेंट करें और इकोनॉमी जो है एक ग्रोथ मिले हमारे देश को। और उसके बाद जो है ये नियमों को लागू करता है, यानी कि जो बाज़ार में किसी तरीके की गड़बड़ी ना हो जाए, कोई धोखाधड़ी ना हो और एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, उसको लेकर जो है सेबी काफ़ी ज़्यादा सजग है और उसके ही फील्ड में जो है ये काम करता है। तो इतना इम्पोर्टेंट था इस क्वेश्चन में। तुहिनकांत पांडे का आप नाम याद रखना, ये 11वें अध्यक्ष बने हैं। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं 71वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्विसेज ने जो है इस तरीके की जो प्रतियोगिता जो है जीती है। देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। तो 23 फरवरी 2025 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो कटक में उड़ीसा में जो स्थित है, वहाँ पे जो है इस तरीके का फाइनल खेला गया है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक मुकाबला हुआ है दोनों टीमों के बीच में। इसमें जो है रेलवे को जो है हराया है, सर्विसेज ने रेलवे को हरा के जो है ये खिताब जीता है। ये याद रखना किसको हरा के जीता है, तो रेलवे को हरा के जीता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में जो है किस देश ने ब्लू वीज़ा पेश किया है। आपको कंट्री बतानी है कि किस देश ने जो है इस तरीके का वीज़ा जो है पेश किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त अरब अमीरात जो है, इसने इस तरीके का ब्लू वीज़ा जो है पेश किया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या चीज़ें हैं इसमें। तो बेसिकली जो ब्लू वीज़ा है वो यूएई ने लॉन्च किया है।
ये बेसिकली ना 10 साल की रेसिडेंसी परमिट देता है, यानी कि 10 साल तक आप इसमें रह सकते हैं ये वीज़ा प्राप्त करने के बाद में। अब कौन लोग इसमें रह सकते हैं और कौन लोग इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं? तो बेसिकली ये उन व्यक्तियों को जो है प्रोत्साहन देने के लिए काम कर रहा है, जो जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे काम करते हैं और जो क्लाइमेट के संरक्षण में जिन्होंने काम किया है, उनको जो है प्रोत्साहन देने के लिए इस तरीके के वीज़ा को लॉन्च किया है यूएई ने। ब्लू वीज़ा जो है बेसिकली ये घोषणा कब हुई है? तो यह घोषणा जो है वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुई है 2025 की, जो कि 11 से 13 फरवरी को हुई है दुबई में। उसमें इस तरीके की जो है घोषणा की गई थी, इस तरीके के वीज़ा को लॉन्च करने की। ये कौन लाया था? तो बेसिकली इसको जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्रालय ने फेडरल अथॉरिटी फॉर आइडेंटिटी, सिटीजनशिप, कस्टम्स एंड पोर्ट सिक्योरिटी के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना। इसका उद्देश्य जो हम पहले ही बता चुके हैं कि दुनिया भर के उन विशेषज्ञों को और पेशेवरों को आकर्षित करना है जो सस्टेनेबिलिटी पे और क्लाइमेट एक्शन पर काम कर रहे हैं। और ये बेसिकली जो वीज़ा है, जो यूएई का लॉन्ग टर्म वीज़ा जो पॉलिसी है, उसका ही एक एक्सटेंशन माना जा रहा है। बेसिकली इस लॉन्ग टर्म वीज़ा जो पॉलिसी थी, उसमें क्या था, जो गोल्डन वीज़ा और ग्रीन वीज़ा इसमें प्रोवाइड किए जाते थे। तो उसी को एक्सटेंड करके ये ब्लू वीज़ा लाया गया है, ठीक है? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी सारी, अब याद रखना। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से 3 प्रतिष्ठित चिकित्सकों को किस मंत्रालय ने सम्मानित किया है? तो आपको बताना है कि जो धन्वंतरी पुरस्कार है, वो किस मंत्रालय ने दिया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयुष मंत्रालय ने इस तरीके के अवार्ड को दिया है। तो समझते हैं इस अवार्ड के बारे में डिटेल में। तो भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है, वो ये पुरस्कार प्रदान करता है और बेसिकली ये उन विशेषज्ञों को सम्मानित करता है, जिन्होंने जो परंपरागत भारतीय चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद जो है, उसके जो प्रसार-प्रसार में और उन्नति में जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पुरस्कार में जो है बेसिकली एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और भगवान धन्वंतरी की जो है फ़ोटो मिलती है और 5 लाख रुपए कैश प्राइज़ मिलता है। इस साल जो है 3 प्रतिष्ठित आयुर्वेदाचार्यों को जो है ये सम्मान मिला है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है वैद्य ताराचंद शर्मा जी को जो है पुरस्कार मिला है। ये बेसिकली नाड़ी वैद्य के रूप में फ़ेमस है और इन्होंने जो है आयुर्वेद डायग्नोस्टिक और साहित्य में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण काम किया है। दूसरे जो है वो है वैद्य मायाराम उनियाल, ये ना द्रव्य गुण विज्ञान के विद्वान हैं और इन्होंने पिछले 60 सालों में ना आयुर्वेद में बहुत सारा काम किया है, तो इसलिए इनको ये पुरस्कार मिला है। फिर तीसरे जो है वैद्य समीर गोविंद जमदग्नि, ये ना विश्व व्याख्यानमाला और विश्व आयुर्वेद प्रबोधिनी के संस्थापक हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना और इन्होंने ना 40 सालों तक जो है आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया है। तो ये 3 जो लोग हैं, इनको धन्वंतरी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शक्तिकांत दास जी को जो है प्रधानमंत्री के नए प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो जो प्रधानमंत्री कार्यालय के जो प्रशासनिक प्रमुख होते हैं ना, उनको प्रधान सचिव बोला जाता है। अब ये लोग ना प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद आदमी होते हैं और एक अहम सलाहकार के रूप में भूमिका निभाते हैं। ठीक है? और जो भी सरकार के महत्वपूर्ण फैसले होंगे ना, उसमें ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अब ये प्रधान सचिव बेसिकली बन कौन सकता है, यानी कि ये पद पे आ कौन सकता है? तो बेसिकली आम तौर पर अगर देखा जाए, जो प्रथा प्रचलित है उसमें ये प्रशासनिक पद होता है। बेसिकली जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं, आईएएस, और भारतीय विदेश सेवा का जो आईएफएस के जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट जो ले चुके हैं अधिकारी, उनको जो है इस पद पे जो है नियुक्त किया जाता है। अब प्रधान सचिव बेसिकली क्या काम करता है और किस तरीके से जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पॉलिसी मेकिंग में, तो बेसिकली ये नीतिगत मामलों में सलाह देता है। प्रधानमंत्री को विभिन्न जो नीतियाँ होती हैं, उनके जो डायरेक्शन की जो है ये सलाह देता है, किस तरीके से जो है नीति बनाई जा सकती है। मंत्रालयों के बीच में जो है कोऑर्डिनेशन बैठाता है, कि खूब सारे जो विभाग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बैठाता है, जिससे कि जो फंक्शनिंग है, मशीनरी है, वो सही तरीके से काम करती रहे। इसके बाद जो है प्रशासनिक कार्यों का जो प्रबंधन भी करते हैं ये लोग, कि प्रधानमंत्री के जो भी कार्यक्रम होंगे, सरकारी योजनाओं पे जो है नज़र रखनी है और अन्य महत्वपूर्ण जितने भी काम होते हैं, वो प्रधान सचिव के माध्यम से ही किए जाते हैं। ठीक है? तो इम्पोर्टेंट था, याद रखना। शक्तिकांत दास जी जो है वो प्रधानमंत्री के नए प्रमुख सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 2 दिवसीय सामाजिक न्याय क्षेत्रीय संवाद का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मनसुख मांडविया। जो इस तरीके के जो संवाद हुआ है उसका उद्घाटन इन्होंने किया है। समझते हैं डिटेल में इसके बारे में। तो 24 फरवरी 2025 को हमारे जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर मनसुख मांडविया, उन्होंने नई दिल्ली में जो है 2 दिवसीय क्षेत्रीय संवाद यानी कि रीजनल डायलॉग ऑन सोशल जस्टिस को जो है उद्घाटित किया है। ये आयोजन बेसिकली जो है ग्लोबल कोalition फॉर सोशल जस्टिस के तहत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बेसिकली जो आईएलओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जो महानिदेशक हैं, गिलबर्ट एफ हंगवो, वो उपस्थित थे। सम्मेलन में बेसिकली जो भारत की जो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने की भूमिका को जो है ये प्रमुखता से जो है प्रस्तुत कर रहा है ये सम्मेलन।
इसका उद्देश्य बेसिकली वही है कि सामाजिक समानता को लाना, श्रमिक अधिकारों और समावेशी विकास को बढ़ावा देना, इस संवाद का एक उद्देश्य है। तो ये इंपॉर्टेंट था, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली कह रहा है कि भारत के किस तटीय राज्य में सागर कवच अभ्यास 21 से 22 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट बंगाल में जो है इस तरीके का जो अभ्यास हुआ है उसका आयोजन किया गया है। समझते हैं इस अभ्यास के बारे में डिटेल में। तो सागर कवच बेसिकली ना इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा किया जाने वाला एक तटीय सुरक्षा अभ्यास है कि इसका उद्देश्य बेसिकली यह देखना है कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो इमरजेंसी सिचुएशन में किस तरीके से काम करती हैं। अब इस अभ्यास के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये कब हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसका आयोजन बेसिकली किया गया 21 से 22 फरवरी 2025 को। याद रखना इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि 22 दिसंबर 2024 को जो पेपर हुआ यूपीपीसीएस का, उसमें मिलिट्री एक्सरसाइज की डेट मैच करने को आई थी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, थोड़ा-थोड़ा डिटेल में हम लोग समझते रहेंगे जो डेट इंपॉर्टेंट होंगी। फिर इसका आयोजन हुआ कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल के जो 158 किलोमीटर लंबे समुद्र तटीय जो क्षेत्र है, वहाँ पे जिसका आयोजन किया गया है। किसने आयोजित किया है? तो भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो है इसका आयोजन किया है। इसका उद्देश्य बेसिकली वही है कि जो समुद्री इलाकों में जो आतंकी हमले ना हो और घुसपैठ ना हो, ठीक है? और समुद्री खतरों में जो भी निपटने की जो तैयारी है उसको परखने के लिए अभ्यास किया गया है। का कोई क्वेश्चन का आंसर बताना है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं, यानी कि तटवर्ती राज्य के आपको नाम बताने हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था इतना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में जो है समाचारों में देखी गई दिया सलाई जो है किसकी आत्मकथा है? आपको बताना है कि दिया सलाई जो है बेसिकली किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी जी ने जो है इस तरीके की ऑटोबायोग्राफी को लिखा है। समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो पहले समझते हैं कैलाश सत्यार्थी के बारे में। तो कैलाश सत्यार्थी को तो 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है और उन्होंने जो है ये पुरस्कार मलाला यूसुफजई जो है उनके साथ मिलकर ये साझा किया है। ठीक है, वे ना बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं और बाल श्रम और शोषण के खिलाफ जो है दुनिया भर में काम कर चुके हैं। अब उनकी जो बायोग्राफी है दिया सलाई, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि दिया सलाई का बेसिकली मतलब क्या है। दिया सलाई का जो अगर हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं तो माचिस की तीली इसका अर्थ होता है। तो इसी अर्थ को लेके उन्होंने अपने जीवन की जो है संघर्षों को, जीवन की कठिनाइयों को और किस तरीके से जो है उन्होंने दुनिया में बदलाव लाने की कोशिश करी है, उसको दर्शाने के लिए इस तरीके का टाइटल उन्होंने चुना है। ये बेसिकली उनके बचपन से लेके वैश्विक स्तर पर जो संघर्ष किए गए हैं, उसकी कहानी जो है इसमें उन्होंने बताई है। इसमें उन्होंने ना शुरुआती जीवन के बारे में भी थोड़ा बताया है कि किस तरीके से वो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पैदा हुए और उनके पिता जो है वो एक पुलिस कांस्टेबल थे, जो कि उनके बचपन से लेके जो है आगे जीवन जो चला है और वैश्विक स्तर पर उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, उसके बारे में सब उन्होंने इस पुस्तक में बताया है जिसका नाम है दिया सलाई। ठीक है, तो दिया सलाई किसकी ऑटोबायोग्राफी है? वो है कैलाश सत्यार्थी की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो हमको बताना है कि धर्म गार्जियन जो एक्सरसाइज है वो किन दो देशों के बीच होती है। एक तो भारत है, हमको दूसरा देश बताना है कि वो दूसरा देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जापान और इंडिया के मध्य जो है इस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है। समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो धर्म गार्जियन बेसिकली भारत और जापान की सेनाओं के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका जो उद्देश्य जो है वो दोनों देशों के बीच में सामंजस्य यानी कि इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है और शहरी युद्ध यानी कि अर्बन वॉरफेयर को और जो आतंकवादी विरोधी गतिविधियां होती हैं उसमें तालमेल बैठाने के लिए जो है इस तरीके की एक्सरसाइज की जाती है। इसका जो संचालन है वो संयुक्त राष्ट्र के मानकों के तहत किया जाता है। 2025 का अगर हम अभ्यास की बात करते हैं तो ये इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है ईस्ट फुजी मैनोवर ट्रेनिंग एरिया जो जापान में स्थित है, वहाँ पे जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा? तो 24 फरवरी से लेकर 9 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। डेट याद रखिएगा, 24 से 9 मार्च तक किया जाने वाला है। इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड भी समझ लें कि भाई ये अभ्यास क्या है। तो ये बेसिकली हर साल होता है, यानी कि एक एनुअल एक्सरसाइज है। अब भारत और जापान में बारी-बारी से आयोजित किया जाता है, यानी कि एक बार भारत में होगा तो अगली बार जापान में होगा। पिछले साल की अगर हम बात करें यानी कि 2024 के जो है इस एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। ठीक है? तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे एक्सरसाइज से लेके, याद रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में जो है कश्मीरी पंडित समुदाय ने महाशिवरात्रि को किस नाम से मनाया है? हमको जानते हैं कि 26 फरवरी 2025 को जो है महाशिवरात्रि का जो है त्योहार मनाया गया है। उसी से संबंधित ये सवाल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेरत। यानी कि हेरत को जो है उन्होंने शिवरात्रि के रूप में मनाया है। तो समझते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो हेरत बेसिकली एक महत्वपूर्ण जो है कश्मीरी त्योहार है, जिसे फाल्गुन मास यानी कि फरवरी मार्च के जो है कृष्ण पक्ष की जो है त्रयोदशी को मनाया जाता है। ठीक है?
ये ना कश्मीरी पंडितों द्वारा बनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक धार्मिक रूप से बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ये त्योहार माना जाता है। हेरत का अगर हम शाब्दिक अर्थ समझे तो हेरत का 2 शब्दों से मिलकर बना है, हर और रात्रि। हर का अर्थ होता है शिव जी का एक नाम है, तो शिव की रात्रि यानी कि शिवरात्रि इसको एक बोला जाता है। इसलिए जो है ये शिवरात्रि के दिन इसको मनाया जाता है, ठीक है? कश्मीरी पंडित जो है बेसिकली इस त्योहार में ना भगवान शिव और माता पार्वती के जो है दिव्य मिलन को जो है एक दर्शाने के रूप में इसको मनाते हैं। और उसमें जो है जलाभिषेक किया जाता है, पूजा-पाठ किया जाता है और इस पारंपरिक जो है भोग को लगाया जाता है, जिससे कि जो है ये त्योहार हर्षोल्लास के साथ इस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। तो हेरत त्योहार बेसिकली कश्मीरी पंडितों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है। इम्पोर्टेंट था, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? एक डे से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमको बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है अभी रिसेंटली मनाया गया है, तो वो कब मनाया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। समझते हैं इस डे के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी होंगी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बेसिकली हम जानते हैं 28 फरवरी को मनाया जाता है हर साल। क्यों मनाया जाता है? तो बेसिकली इसके पीछे एक स्टोरी है। तो 28 फरवरी 1928 को जो है सीवी रमन जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने रमन इफ़ेक्ट की खोज की थी। ठीक है? इसी रमन इफ़ेक्ट की खोज के कारण ही जो है उन्हें 1930 में भौतिकी का जो है नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जो कि ना भारत की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि मानी जाती है। तो उसी खोज की याद में जो है हर साल जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। 2025 की अगर थीम की बात करते हैं तो उसकी थीम जो है वो एम्पावरिंग इंडिया यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर विकसित भारत। अगर हम इसको हिंदी में समझते हैं तो इसका हिंदी में अर्थ होगा कि विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त करना। तो ये इंपॉर्टेंट थीम याद रखना, कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, थोड़ा सा रिलेट करके भी चीजें पढ़नी पड़ेंगी हम लोगों को। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गवाह संरक्षण योजना 2025 शुरू की है? हमको बताना है कि गवाह संरक्षण योजना जो है अभी एक स्टेट ने जो लॉन्च की है, तो स्टेट का नाम बताना है, तो इसका नाम होगा ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा ने जो है इस तरीके की योजना को लॉन्च किया है। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो यह योजना बेसिकली हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें ना बेसिकली जो आपराधिक मामलों के जो गवाह होते हैं और उनके जो परिवार होते हैं ना, उनको सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरीके की योजना लाई गई है। बेसिकली ऐसा होता है ना कि जब गवाह जो बनता है उस पे ना दबाव डाला जाता है, भारी दबाव आता है उस पे, ठीक है? उसमें धमकियाँ मिलती हैं उसको, जिससे कि वो ना गवाह देने से जो है मना कर देता है, क्योंकि वो डर जाता है और इस तरीके से जो है फ़ियर के कारण जो है वो गवाह बनना नहीं चाहता कोई भी। तो इस योजना का बेसिकली उद्देश्य वही है कि गवाहों को जो है एक सुरक्षित माहौल प्रदान किया जाए, जिससे कि जो है बिना किसी डर के वो है न्यायपालिका के सहायता कर सके, ठीक है? अब ये योजना काम कैसे करेगी? तो बेसिकली इसमें गवाहों के जो खतरे के स्तर हैं उनको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। इसमें एक ए श्रेणी होगी जिसमें सबसे ज़्यादा खतरे वाले गवाह होंगे, जिन्हें सबसे गंभीर सुरक्षा जो है प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद बी श्रेणी के गवाह आएँगे जिसमें जो है मध्यम स्तर के खतरे वाले गवाह माने जाएँगे। उन पर जो है नज़र रखी जाएगी कि किस तरीके से उनका कोई भी उनको प्रॉब्लम ना आए। फिर सी श्रेणी के जो है गवाह होते हैं जिनमें जो हल्का खतरा होता है, जिसमें जो है ना थोड़ी बहुत सुरक्षा प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि कोई भी तरीके की हानि ना हो उनको। सुरक्षा के उपाय भी कुछ किए जाएँगे, तो इसमें बेसिकली सीसीटीवी निगरानी रखी जाएगी, ठीक है? सुरक्षा अलार्म होंगे उसमें, इसके बाद जो है फ़ोन मॉनिटरिंग की जाएगी, फिर ज़रूरत पड़ने पे बॉडीगार्ड और पीसीआर पेट्रोलिंग वैन को भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? गवाह की पहचान छिपाने के उपाय भी इसमें बताए जाएँगे, तो इस तरीके से जो है गवाह जो है सुरक्षित रहे, इसलिए जो है हरियाणा सरकार ने इस तरीके की योजना को लॉन्च किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में जो है सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार गोल्डन ट्रॉफी जीतने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन बना है? हमको बताना है कि किस हवाई अड्डे ने इस तरीके का अवार्ड जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसका सही आंसर होगा। तो देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो बेसिकली मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है जिसे जीएमआर गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है और संचालित किया गया है, उसे ना इस तरीके का जो है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा यह पुरस्कार मिला है। और यह पुरस्कार बेसिकली जो है भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के तहत व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और जोखिम प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है, ठीक है? थोड़े से एयरपोर्ट के बारे में समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये गोवा का जो है अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और इसको जीएमआर द्वारा जो है विकसित किया गया है। और ये बेसिकली हवाई अड्डा जो है आधुनिक सुविधाओं और पर्यावरण अनुकूल तकनीकों से सुसज्जित है। गोवा आने वाले घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जो एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार बना हुआ है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।